Okay, dear friends, this is our seventh episode of मंथन। पीछे भी हम मंथन में मिलते रहे हैं। मैंने आपको हमेशा कहा कि मंथन में हम बेसिक फाउंडेशन बिल्ड नहीं करते। इसके लिए हमारा बेसिक फाउंडेशन कोर्स होगा, एडवांस फाउंडेशन कोर्स होगा और सुपर स्टेज भी होगा। लेकिन मंथन हमारे एडवांस फाउंडेशन का पार्ट होगा। आपको हर टॉपिक में कुछ पेजेज छुड़वाए जाएंगे। तो हर वीक में हाउ जीएस ट्रेवल दिस वीक, जैसे जैसे जीएस ट्रेवल करता रहेगा आपका नोट भी साथ ही साथ ट्रेवल करता रहेगा। लेकिन चलिए, इससे पहले मैं अपने अपने कोलीग से आपकी मुलाकात फिर एक बार करवा दूं, क्योंकि एक नए चेहरे आज आपको मिलेंगे और ये हैं सौरभ जी। इनका नाम है सौरभ जैन और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बहुत बड़े और बहुत बेहतर विशेषज्ञ हैं। साइंस टेक पर भी इनकी बहुत गहरी पकड़ है। तो ये अपने कुछ मुद्दे को आपसे डिस्कस करेंगे, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से संबंधित, जिसकी चर्चा हम करेंगे। आप गौरव सर से पहले ही आपकी मुलाकात हो चुकी है और आरपी सर से भी आपकी मुलाकात हो चुकी है और मुझसे तो आपकी मुलाकात होती ही रहती है। तो आज हमने 4 टॉपिक्स चुने हैं। हालांकि ये टॉपिक चुनने का बेसिस ये होता है कि हम आपको कोई पॉडकास्ट नहीं दे रहे हैं। आपको गौरव सर ने पहले भी कहा है कि पेन पेपर लेकर बैठिए और आप अगर फ्रेशर भी हो तो पेशेंस के साथ सुनिए। इससे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का इंटरेस्ट पैदा होगा और ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। आज का जो 4 टॉपिक्स है हम पहले आपको बता दें। इंडिया स्टेचर राइजिंग ग्लोबली कॉन्टेंडिंग लोकली, थोड़ी सी चर्चा मैंने आपको पिछले वीक में की थी और विशेषकर आरपी सर का सुझाव था कि साउथ एशिया हमेशा स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेशनशिप, इस पर हम चर्चा करेंगे। एंड द पब्लिक कॉस्ट ऑफ लकलस्टर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये पहले भी आपको गौरव सर चर्चा कर चुके हैं इस पर, लेकिन आज हम कुछ नए मुद्दे लेकर आएंगे क्योंकि इस वीक का भी हाईलाइटेड टॉपिक है द नॉर्थ साउथ डिवाइड, इज इट फ्रेगमेंटिक फेडरलिज्म। अब ये फेडरलिज्म पर एक बहुत अच्छा मुद्दा है और इस बार काफी हाईलाइटेड हुआ है। आरपी सर ये चीज आपको डिस्कस करेंगे। और कैन इंडिया लीड द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, ये आपका सौरभ सर डिस्कस करेंगे और इसमें दिखाएंगे कि भाई इंडिया ने कहां तक इसमें सक्सेस पाया है। और फिर आपको लास्ट में प्रीलिम्स के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। आप लोग उसे डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। जून तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, फिर ये हमारे ओवरऑल प्रोग्राम का हिस्सा हो जाएगा। तो चलिए हम आपसे पहले वार्ता शुरू करते हैं। हालांकि इस वीक में और बहुत बहुत कई हाईलाइटेड टॉपिक्स रहे, जैसे एक इकोनॉमी पर ही आपको मैं बताता हूं कि न्यूज़पेपर में आधा तो गौरव सर का सब्जेक्ट है, आधा सौरभ सर का सब्जेक्ट है और आरपी सर के भी सब्जेक्ट आते जाते रहते हैं, क्योंकि पॉलिटी पर और भी इलेक्टोरल इशू आजकल काफी गर्म हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक मुद्दा उठाना चाहेंगे कि इंडिया जो कभी फूड ग्रेन्स के मामले में अमेरिका की तरफ टकटकी लगा के देखता था, आज दुनिया का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। अगर इंडियन राइस इंटरनेशनल मार्केट में नहीं पहुंचता तो अफरा तफरी मच जाती। 2022-23 में इंडिया का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसका एक्सपोर्ट $60 बिलियन से ऊपर रहा। इस बार भी $48.7 बिलियन है। कब? जब गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ फूड ग्रेन का प्राइस बढ़ने लगा और फूड इन्फ्लेशन का खतरा नजर आया। तो हम पहले गौरव सर से ये सवाल करने जा रहे हैं कि भाई ये फूड ग्रेन का जो अब, क्योंकि देखो कुछ क्रिटिक्स का मानना है, विशेषकर अशोक गुलाटी आपको मिलेंगे, एक इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि देखिए गवर्नमेंट या भले ही क्लेम करे कि हम किसानों के फायदे के लिए काम करते हैं, परंतु वो काम करते हैं कंज्यूमर्स के फायदे के लिए, क्योंकि जब उसे लगने लगता है कि प्राइस बढ़ेगा तो वह एक्सपोर्ट रोक देती है। इससे बेचारे किसानों को तो घाटा होता है और उनको हम लोग एमएसपी खुराक की बात करते हैं, सब्सिडीज की खुराक की बात करते हैं। सब्सिडी लेते हुए तो दुनिया देखती है, लेकिन टैक्स देते हुए तो दुनिया नहीं देखती है। द पेजेंट्स आर एक्चुअली बीइंग टैक्स्ड। गौरव सर, आप 2 मिनट में बच्चों को बताइए इस तथ्य को परीक्षोपयोगी पॉइंट ऑफ। जी सर। अशोक गुलाटी जी का जो आर्ग्यूमेंट है उसका बेसिस ये है कि जितना भी हम किसान को सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन होता है, क्योंकि सभी सब्सिडी लगभग हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर रही है और क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो उससे कीमतें कम है और अल्टीमेटली हम खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित करके कस्टमर को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। इसमें किसान का लाभ बहुत न्यूनतम है।
किंतु अब पिछले कुछ समय से हमने किसान को लाभ पहुंचे ऐसी भी स्कीम स्टार्ट की है, जैसे पीएम किसान योजना, जिसमें जो लाभ है वो फसल की कीमत को ना कम करके 6,000 रुपया डायरेक्टली किसान को मिलेगा। इस प्रकार अन्य सब्सिडीज भी अब सरकार ने बढ़ाना शुरू की है। किंतु अब जो हमारा एक्सपोर्ट वाला इश्यू है उसकी बात करें तो ये प्रॉब्लम आती है हमारे असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के कारण। एक हमारा एक्ट है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। जब जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी होती है या हमें लगता है कि जमाखोरी होगी या सूखा पड़ने की स्थिति है या अकाल पड़ने की स्थिति है, तो कुछ खाद्यान्नों को असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर ले आया जाता है, जिसके बाद उनको स्टोर करना एक बड़ी संख्या में गैर कानूनी कर दिया जाता है और उसके एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगाई जाती है। समय समय पर टमाटर, प्याज, ऑनियन। थोड़ा सा इंटरवेंट करना चाहूंगा जी सर। बच्चों को इतना डिटेल से मत बताइए, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि भाई उनको एक्सपोर्ट अगर आप रोकते हैं तो पेजेंट्स के बारे में कहते हैं टैक्स हो रहे हैं। जी सर। इसका मतलब केवल समझा दीजिए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। जी सर। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को असेंशियल कमोडिटी सेक्ट में डालेंगे तो उसका एक्सपोर्ट रुक जाएगा। अब जब हमने पिछले साल धान को इसमें डाला, उससे पिछले साल हमने एक समय के बाद गेहूं को इसमें डाला, तो इनका एक्सपोर्ट रुक गया। जैसे ही एक्सपोर्ट रुकेगा, मार्केट में मंडी में उसकी खरीद बंद हो जाएगी या खरीद कम हो जाएगी। जैसे धान की अगर हम बात करें, जिससे चावल बनता है, धान की खरीद लगभग 4100 रुपए पिछले सीजन में चल रही थी जब ये सरकार ने बात उठाई, और जैसे ही ये बात उठी मंडी में कीमतें अचानक से 1500 रुपए गिरी। हालांकि वो वापस बढ़कर कुछ 1000 रुपए 800 रुपए के डेफिसिट पे आ गई, किंतु अल्टीमेटली किसान को नुकसान ही रहा, क्योंकि जितनी भी चावल की मील है अगर वो अपनी खरीद कम करेंगी, वो कीमतें किसान को कम पे करेंगी, तो किसान को ही अल्टीमेटली इसका बर्डन लेना है। और वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब उन्हें एक्सपोर्ट नहीं करना रहेगा तो वो अधिक खरीद कर कर उसका करेंगे क्या। ओके, अब देखिए, आप कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाएंगे या फिर पेजेंट्स को फायदा पहुंचाएंगे, आपकी जो इकोनॉमी है वाकई में ये बहुत कंफ्यूजिंग डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि आपको पैर के दर्द और सिर के दर्द दोनों में एक को चुनना होगा। तो आप फूड इन्फ्लेशन को पसंद करेंगे या पेजेंट्स को घाटा हो उसे पसंद करेंगे? जी सर। इकोनॉमिक्स इज ऑफन कॉल्ड द आर्ट ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन ऑल्सो, कि हमें हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि दो बेहतर स्थितियों में से एक चुनना हो। अनेक स्थानों पर हमें दो हार्मफुल स्थिति में से, दो नुकसानदायक स्थिति में से एक को चुनना रहता है। तब भी अगर हम कम नुकसानदायक, कम पेनफुल स्थिति को चूज कर पाए, उसको ले पाए, तो वो भी एक कम पेनफुल क्या है इसमें? कम पेनफुल क्या है? कम पेनफुल ये डिपेंड करेगा सरकार की प्रायोरिटी पर। सरकार क्योंकि चीजों को इलेक्शन और री इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से देखती है, तो वो उसको कम पेनफुल मानेगी जिससे उसका इलेक्टोरल कॉस्ट मिनिमम हो। तो सरकार आमतौर पर इस प्रकार की ऑप्शन को चुनती है जिसका सबसे लोवेस्ट पॉलिटिकल कॉस्ट हो, सबसे बड़े वोट बैंक ग्रुप को असर ना हो, छोटे वोट बैंक ग्रुप पर असर पड़े। तो मिडिल क्लास या जो हमारा एक लार्जली एक पुअर क्लास है भारत में, अगर फूड की कीमत बढ़ेगी या खाद्यान्नों की कीमत बढ़ेगी तो वो बहुत बड़ी क्लास को नुकसान उसका होगा। किसान भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, किंतु उस इतने बड़े वोट बैंक के आगे वो भी एक समय पर छोटा पड़ जाता है। अच्छा, चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्चुअली इसके अलावा बहुत सारे इस वीक में टॉपिक्स थे। जैसे मैंने आज आपका थोड़ा साउथ एशिया के पॉलिटिक्स पर हमें सवाल खड़ा करना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बताऊं, एक घटना हुई बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। और वह घटना ये है कि ईरान और भारत के बीच एक ट्रीटी हुई पिछले मंडे को, और इसमें इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चाबहार पोर्ट का नाम आपने सुना है। चाबहार पोर्ट पर इंडिया ने 2003 में ईरान से ट्रीटी की थी, लेकिन ये पता नहीं इसके ये एक बहुत ही अशुभ या कह सकते हैं एक बैड ओमन इंडिया के लिए रहा, क्योंकि यूएसए ने हमेशा इसमें व्यवधान डाला और इसका कारण था उन दोनों के बीच राइवलरी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, उसकी सरकार थी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस मुद्दे पर, उनकी गवर्नमेंट ने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया और जॉर्ज डब्ल्यू बुश उसमें इंटरवेन कर दिया, कहा कि नहीं, वो दुष्टों का ध्रुव है, दैट इज द एक्सिस ऑफ एविल्स, ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया, और इंडिया को उससे संबंधों को सुस्त करवा दिया। खैर चलिए, फिर 2015 में जब बराक ओबामा था और जब ईरान और अमेरिका के बीच जब कुछ सकारात्मक वार्ता शुरू हुई,
कुछ क्रिएटिव, जब कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू हुए, न्यूक्लियर ट्रीटी शुरू हुई, और पी 5+1 एक ट्रीटी थी, जब उसमें प्रोग्रेस हुआ, जब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा स्लो डाउन किया अमेरिका के दबाव में, तो अमेरिका ने भारत को हरी झंडी दी। अब 2015 में मोदी जी आ गए, तो 2016 में उन्होंने ईरान की यात्रा की और बहुत अच्छे वातावरण में इस चाबहार पोर्ट पर प्रोग्रेस हुआ। अब देखिए, इसके बाद आगे डोनाल्ड ट्रंप आ गए, उन्होंने ईरान से समझौता तोड़ लिया, लेकिन इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया कि देखिए, हमारा चाबहार पोर्ट है, वो मुंबई और कांडला से जो चाबहार पोर्ट ईरान का जुड़ रहा है, वो डीप सी पोर्ट है और वह सीधे अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया को जोड़ता है। तो अफगानिस्तान में हमारी पहुंच होगी, हम आपका हाथ मजबूत करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप मान गया, क्योंकि उस समय वहां पर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, अशराफ घनी की। उसने इंडिया को कहा कि ठीक है, वैसे तो ईरान से जो भी समझौता करेगा हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन चलिए, आपको हमने सैंक्शन से फ्री कर दिया। इंडिया इसी खुशफहमी में था। इंडिया ने जब मंडे को एग्रीमेंट किया 10 इयर्स तक के लिए कि भाई ऑपरेशन अब आगामी 10 वर्षों तक इंडिया चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करेगा, तो अचानक एक विलेन की तरफ फिर अमेरिका टपक पड़ा है। और कल अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इंडिया को क्लियर कर दिया है कि देखिए, ईरान के मुद्दे पर हम इंडिया को स्पेयर नहीं करने जा रहे हैं, इन पर भी इकोनॉमिक सैंक्शन लागू होगा। और इसलिए कि अभी ईरान ने जितनी शैतानी की है, अमेरिका के शब्दों में, कि वेस्ट एशिया में जितना खुरापात किया है, उसके बाद कोई सवाल नहीं उठता कि हम ईरान को चांस दे और इंडिया उसके साथ एग्रीमेंट करे और इंडिया पर सैंक्शन ना लगे। अब बताइए, हमारे लिए कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। अब चाइना साउथ एशिया में 7 इंटरनेशनल पोर्ट्स को ऑपरेट कर रहा, इंडियन ओशन में 17 एयरपोर्ट्स को पोर्ट्स को ऑपरेट कर रहा, और हमारे एक इंटरनेशनल पोर्ट हमारे हाथ आया है चाबहार पोर्ट, जो ग्वादर पोर्ट के बगल में है। जो चाइना का सी पैक है, उसका अल्टरनेटिव है, उसका राइवल है। वह अभी आप देखिए कि इंडिया का भी G20 में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रपोजल आया था, वह भी इजराइल और हमास के वॉर के कारण खटाई में पड़ गया। अब हम इस पोर्ट के कारण, जो चाबहार पोर्ट है, वो हमें किससे जोड़ रहा, हमें जोड़ रहा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर से जोड़ रहा। और उसके जोड़ने का मतलब है कि 40% हमारी जो मतलब दूरी है यूरोप से, वो कम हो जाएगी, और 30% हमारा व्यापार में, हमारा फ्रेट चार्जेस का बचत उससे होगा। इतना ही नहीं, हम सेंट्रल एशिया में हमारी पहुंच है, हमारी पहुंच यूरोप तक होगी, हम चाइना को जवाब दे पाएंगे, पाकिस्तान पर हमारा डिपेंडेंस कम हो जाएगा। इतने सारे फायदे हैं। अब आप ही बताइए, यूएसए कहता है कि हम पीछे हट जाएं, नहीं तो इकोनॉमिक सैंक्शन बर्दाश्त करें। मुझे लगता है गौरव सर, कि कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि रुपया को इंटरनेशनल करेंसी होना चाहिए। क्या आज हम अमेरिका को या दुनिया का कोई भी देश अमेरिका को इकोनॉमिक सैंक्शन की धमकी दे सकता? 2 मिनट में बताइए, समय कम है। जी सर, अमेरिका पर सैंक्शन लगाया तभी जा सकता है जब अमेरिकन डॉलर को हम किसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो केंद्र वो बना हुआ है उस स्थिति से बाहर ले आए, जिसको डी डॉलराइजेशन भी कहा जा रहा है। तो डी डॉलराइजेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है कि आज हमने ट्रीटी कर ले और कल डी डॉलराइजेशन हो गया। ये एक लंबा प्रोसेस है। डी डॉलराइजेशन का जो करंट बेसिस है वर्ल्ड में, वो है पेट्रो डॉलर। इसमें बहुत सारा बैकग्राउंड भी है, लेकिन कभी इस इश्यू को विस्तार से लेंगे। आज संक्षेप में अगर मैं बात करूं, तो इसका वर्चस्व तभी टूटेगा जब सऊदी अरब जिस दिन अपने ट्रेड में तेल के बदले बाकी करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। अभी उसने एक इंडिकेशन दिया है कि वो युआन डायरेक्टली एक्सेप्ट करेगा, किंतु अभी तक उस पर एक आम सहमति नहीं बनी है। तो अगर तेल की व्यापार डॉलर में ना होके अलग अलग करेंसी में होने लग जाएगा, तो उसके बाद अमेरिका की स्थिति कुल मिलाकर अमेरिका को इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं ला सकते, क्योंकि अभी अमेरिका के डॉलर पर डिपेंड करते हैं। जी सर। तो अगर हमें रुपये को बचाना होगा, तो रुपये को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेंस दिलवाना पड़ेगा। जी सर। जो अभी हमारी इकोनॉमी इस हालत में नहीं, इसको मानते हैं कि जी सर। ना हमारा एक्सपोर्ट उतना अधिक है, ना दूसरे कंट्रीज के पास ऐसा कोई इंसेंटिव है कि हमारे रुपीज को प्रिजर्व करके रखे। क्यों रखेगा? जी सर। क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो ऐसी है नहीं।
ना हम हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है। जी सर। तो कहने का मतलब यह है कि अभी अमेरिका से हमको डर जाना चाहिए क्या? सर ये तो बताएंगे, आरपी सर बताएंगे। जी सर। क्या आप डर जाना चाहिए, हमें पीछे हट जाना चाहिए? नहीं, पीछे हटने का तो खैर कभी सवाल ही नहीं उठता है। उसके 3-4 रीजन। पहला, एक भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास, बहुत पुराना सभ्यता है, और इन 2 फैक्टर के चलते बाय डिफॉल्ट हम पावर बनेंगे। अच्छी नीतियां बनाएंगे तो जल्दी करेंगे, और खराब नीतियां बनाएंगे तो गिरते पड़ते बनेंगे। अच्छा। दूसरी चीज इसमें यह है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। रणनीतिक अगर स्वायत्तता नहीं होगी तब तक भारत पावर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। पावर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। पावर कभी भीख या चैरिटी में नहीं मिलता है। तो रिस्पेक्ट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक सैंक्शन लगाने या ना लगाने वो तो वक्त बताएगा, लेकिन सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट भारत अपने आप को अमेरिका के लिए हिंद महासागर या पैसिफिक में प्रूफ कर पाता है। अगर हम यूजफुल हैं अमेरिका के लिए तो सैंक्शन तो छोड़िए, उसकी बात भी नहीं उठेगी। और तीसरा लास्ट पॉइंट इसमें सिर्फ यही है कि स्वायत्तता। हम नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमने नीतियां बदल दी। हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर साहब साफ साफ कहते हैं कि कल तक हमको आपको जरूरत थी तो हम आते थे, अब भारत को आपको जरूरत है तो आप अब हमारी सुनिए, सुनना पड़ेगा। इसमें जबरदस्ती नहीं है। एक बहुत क्लियरली आईआर में यह बहुत समझना है, सिर्फ पावर और उपयोगिता का खेल के आधार पे ही आईआर चलता है। और भारत ने अगर ये किया है, वो बिल्कुल जानता होगा कि अमेरिका क्या कर सकता है या क्या थ्रेटन करेगा। तो ये जरूरी है, जब यूक्रेन वॉर चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, तो भारत इस बीच में एक अपना एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त या संप्रभु आयाम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दिखाए कि हम अलग हैं, अमेरिका के पिछलग्गू नहीं हैं, और भारत की विदेश नीति पश्चिमी देशों के पीछे पीछे घूमने वाली नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम आपसे दूसरा सवाल करना चाहिए, इस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। सर, पिछले साल एक रशिया और भारत के बीच में डिबेट भी इस विषय में रहा था, जिसके विषय में रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि रशिया और भारत का ट्रेड बहुत ही इम्बैलेंस्ड है। भारत तो रशिया से इतना सारा पेट्रोल ले रहा है, किंतु बदले में रशिया भारत से उतनी खरीद नहीं कर पाता। तो हमारा नोस्ट्रो वोस्ट्रो सेटलमेंट हो गया, करेंसी स्वैप सेटलमेंट हो गया। अब रशिया के पास इतना सारा रुपया इकट्ठा हो गया और वो ये कह रहा है मैं इस रुपये का करूं क्या, क्योंकि किसी और देश को रुपया चाहिए नहीं और इस रुपये से इतनी खरीद मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो आपका हमारा ये रूपी रूबल एग्रीमेंट जो है अधिक दिन चल नहीं पाएगा। या तो मतलब कुल मिलाकर आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हमारे रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन अभी नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा। हाँ, अभी समय लगेगा। चलिए, हम अब वो तो मैं हम उतना बड़ा एम्बिशन भी हमारा नहीं है। वो तो कई बार हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर एक तरह से हम लोगों को इम्बोल्डन करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये प्रैक्टिकली एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट इसको वायबल नहीं मानता है, नॉन वायबल। 1.5 डेकेड, 15 वर्ष में। तो द पब्लिक कॉस्ट ऑफ लकलस्टर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए गौरव सर, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर बहुत कुछ बोल चुके हैं, बच्चों को आप बता भी चुके हैं, क्राउडिंग ऑफ भी बता चुके हैं, क्राउड इन भी बता चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर उनको याद होगा तो ध्यान होगा। हम इस पर ज्यादा नहीं, हम आपको 5 मिनट्स में आप थोड़ा शॉर्ट में एक चीज बता दीजिए कि देखिए ये क्लियर है कि ये इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है इंडिया का। प्राइवेट सेक्टर अभी तक नहीं आ पा रहा है, जितना उसको इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहिए नहीं आ पा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जितना बिग टिकट प्रोजेक्ट्स है उसमें प्राइवेट सेक्टर पैसे नहीं लगाते। ओके, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि अदानी का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी चीजें लगी हुई थी, सब कुछ। अब उसमें किसी दूसरे कंट्री ने इस पर कुछ चार्ज किया या कुछ इस तरह के मार्केट में कुछ रियलिटी हो, र्यूमर हो, जो भी हो, तो बात यह उठी कि देखिए प्राइवेट सेक्टर को हम अगर बिग टिकट इन्वेस्टमेंट देंगे तो उसका हाल यही होगा। एक तरफ हम यह रोना रोते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बिग टिकट इन्वेस्टमेंट में आता नहीं,
दूसरी तरफ हम उन पर चार्ज लगाते हैं कि वो ऑनेस्ट नहीं है, फंड को मिस अप्रोप्रिएट करते हैं। जब भी कोई बात शुरू होती है तो अंबानी अदानी पर हम अटैक करते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा पिलर के रूप में भी काम कर रहा है। तो क्या कहना है आपका इस पर? सर, एक तो मैं बहुत 1 मिनट में अडानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात करूंगा। जो उन पर अटैक हुआ वो था हिंडनबर्ग का रिपोर्ट। और हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो जिन ग्रुप्स और जिन बैंक्स के थ्रू आया था यूएसए के, वो खुद बहुत ही क्वेश्चनेबल लोग हैं। वो कोई बहुत एस्टेब्लिश वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ ने चैलेंज नहीं किया उनकी पोजीशन। ये खुद वो लोग हैं जो शॉर्ट सेलिंग करके दूसरी कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। और दूसरा, इसकी टाइमिंग बड़ी संदेहास्पद है, क्योंकि ये उसी दिन हुआ जिस दिन हाइफा पोर्ट का इनॉग्रेशन होना था और अडानी ने हाइफा पोर्ट को परचेस किया था। तो ये बड़ा केयरफुली उस इतने बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज जिससे अडानी ग्रुप का एक एक्सपेंशन हो सकता था, उसकी इंटरनेशनल प्रेस्टीज बढ़ सकती थी, उसको पूरी तरह से इसने थ्वाट कर दिया, उस न्यूज को पूरी तरह दबा दिया। तो कहीं ना कहीं एक सैबोटाज, कॉर्पोरेट सैबोटाज के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा, अगर हम इस पे बात करें तो इस पे आज जो एक कीवर्ड है वो है क्रॉनी कैपिटलिज्म। क्रॉनिक कैपिटलिज्म का जो चार्ज है वो आज से नहीं लग रहा है, ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म का चार्ज हमेशा से रहा है। और जब से प्राइवेट बिजनेस बड़े स्केल पे पैदा हुए, फोर्ड या लॉकहीड मार्टिन यूएसए में अगर हम बात करें, या और दूसरे बड़ी कंपनियां यूरोप में बात करें, तो सब पर इस प्रकार के चार्ज रहे। भारत में भी पहले बात होती थी कि टाटा बिरला की सरकार, तो आज ये अडानी अंबानी के रूप में बात हो रही है। तो बात ये है कि हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म जब हम कहते हैं तो वो क्या है और क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या है। मैं 1 मिनट में इस पे बात करता हूँ। कैपिटलिज्म जब हम बात करते हैं, कैपिटलिज्म की जो मूल अवधारणा है, उसका जो बेसिक रूल है, सिद्धांत है, वो ये है कि फ्री मार्केट, जो बेहतर करेगा उसे मौका मिलेगा। अगर आज मैं एक प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर बना सकता हूं, कम कॉस्ट में बना सकता हूं, तो कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो मुझे रोक नहीं सकता। सरकार मुझे रोक नहीं सकती, लाइसेंस में बांध नहीं सकती। मुझे मौका मिलना चाहिए अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक ले जाने का। अगर उसमें कोई अवरोध नहीं है तो वो फ्री मार्केट है। आमतौर पर जब हम फ्री मार्केट की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं सरकार की लाइसेंसिंग पॉलिसी या सरकार के नियम इसके विरोध में आते हैं, किंतु हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि फ्री मार्केट का सबसे बड़ा एनिमी खुद प्राइवेट सेक्टर है। आज एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपने किसी भी चैलेंजर को उभरने नहीं देती। जैसे अगर स्कोडा की कार वॉक्सवैगन ग्रुप को यूरोप में चैलेंज कर रही है तो वॉक्सवैगन ग्रुप उसको मर्जर टेक ओवर करके दबा देता है। ऐसे ही कोई भी और बड़ी कंपनी आपको लगता है बेटर प्रोडक्ट ला रही है, आप अपने मनी पावर से, क्योंकि आप बहुत बड़े एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, उसको परचेस कर लेते हैं या उसका सप्लाई चेन ब्रेक कर देते हैं और अल्टीमेटली उस कंपनी को विवश करते हैं कि वो अपने शेयर आपको बेच दें। तो इस कारण से नया इनोवेशन बहुत कम होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कहा जाएगा क्रॉनिक कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में 2 तरह के चैलेंजेस हैं। एक है गवर्नमेंट क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स, जो थोड़ा सोशलिस्टिक पैटर्न के कारण होता है, और दूसरा है क्रॉनिक कैपिटलिज्म, जो प्राइवेट सेक्टर के ऑब्स्टेकल्स के कारण होता है। तो अडानी अंबानी के विषय में बार बार बात इसलिए होती है क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट और बार बार लगातार अलग अलग रूप में उन्हीं को क्यों मिल रहे हैं, इस पर बड़ा एक प्रश्न उठता है। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में भी उनको बार बार वरीयता क्यों दी जा रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इजराइल हो, या भारत के और अन्य प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, वो भी लगातार अडानी को ही मिल रहे हैं। तो एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है, किंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वो कुछ 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया में बात नहीं हो रही है, कुछ प्रोजेक्ट में तो बात लाखों करोड़ में हो रही है। तो इतना पैसा कितने बिजनेस ग्रुप खर्च कर सकते हैं? पूरे देश में मुश्किल से 4-5, और उस तरह के ग्रुप लगातार ऐसा खर्चा कर रहे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर प्लांट की अगर हम बात करें तो टाटा के साथ वो लग रहा है। इसी प्रकार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे कि एक कंपनी ने अपना नीश, अपना एक एरिया चुन लिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी टारगेट कर रहा है। उसी प्रकार जो मैन्युफैक्चरिंग में अब कंप्यूटिंग को टाटा ग्रुप टारगेट कर रहा है। उसी तरह रिटेल में अब अंबानी आ रहे हैं। तो हर ग्रुप ने अपना एक नीश बना लिया और मिलकर वो एक तरह से इकोनॉमी के अलग अलग सेगमेंट को लीड कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ अन्य कंपनियां जैसे L&T है, जैसे लॉयड पुंज है, ये लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग अलग प्रोजेक्ट में आते रहते हैं, किंतु इनका नाम हाईलाइट नहीं होता। हाईलाइट क्योंकि उस पर पहले से कंट्रोवर्सी है, तो अडानी ने कोई भी प्रोजेक्ट लिया वो हाईलाइट हो जाता है। मान लीजिए 15 प्रोजेक्ट का टेंडर दिया गया, 15 प्रोजेक्ट में से 3 अडानी को मिले, तो बाकी 12 पर बात नहीं होगी, उन्हीं 3 पर ज्यादा बात होगी। और मैं ऐसा कह के उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि
प्रोजेक्ट्स का स्केल और उसका कॉस्ट, उसको देखते हुए बहुत अधिक लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए। देखिए ये बताइए, लास्ट में आप हमको 1 मिनट में बताइए कि इसमें स्टूडेंट्स को क्या फायदा हुआ। जैसे ये लोग जनरल स्टडीज में इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसे सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को क्या जानना चाहिए, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उस पर क्या इनका सवाल है। वैसे तो मैं देखूं, मैं इसमें क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन इनको मिल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा खुद से बताएं कि इसमें क्या आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट इनके लिए हो सकता है। सर इसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो कि प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें सरकार का कोई कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर एक प्रश्न बन सकता है। दैट व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट कैन हैव और शुड हैव ऑन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और शुड गवर्नमेंट हैव ए से। तो इसके औचित्य पर भी बात की जा सकती है, और अगर इसको हम जस्टिफाई करते हैं तो किस नेचर का कंट्रोल हो, इस पर भी बात हो सकती है। और इसकी बात क्यों होती है, एक बहुत संक्षेप में अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर जब भी इन्वेस्ट करता है तो उसमें कई तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो कई बार कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक, ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमी को भी डिस्टेबलाइज कर सकता है। अगर हमारी कंपनी बाहर से बहुत अधिक मात्रा में लोन ले ले और उनकी बहुत ज्यादा डॉलर या यूरो में लायबिलिटी हो, तो उसके कारण किसी एक समय पर कंट्री पर भी उसका प्रेशर आ सकता है। ये सिर्फ उस कॉर्पोरेट ग्रुप तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे देश पर भी इसका भार आ सकता है। और भारत के साथ 2013 में ऐसा हो चुका है। तो 2013 के बाद भारत ने कुछ ऐसा किया जिस पर 2 बार यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, और वो टॉपिक है मसाला बॉन्ड। हमने मसाला बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए कि हम अंतरराष्ट्रीय बाजार से लोन लेंगे लेकिन हमारी लायबिलिटी रुपये में होगी, ना कि डॉलर में। तो ये एक अन्य पीटी क्वेश्चन था। बट अब इस पे जो दूसरा मेंस क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम क्यों है, या इन्वेस्टमेंट क्यों पिक नहीं कर रहा है। तो इसका प्रश्न का उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं। आपको हमारा मंथन का एपिसोड 4 देखना पड़ेगा, वहां हम बात कर चुके हैं ट्विन बैलेंस शीट की, क्राउडिंग आउट की, क्राउडिंग इन की। तो ये वाला आप इसमें डायमेंशन वहां से पालेंगे। और लास्ट जो इसमें पॉइंट है कि क्या अब हम इसको इंक्रीज कर पा रहे हैं, इसमें नीति आयोग का क्या रोल है, या इसको सरकारी स्कीमों से जोड़ के पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू, how do you analyze or assess the role of programs like Make in India, PLI, in encouraging the private sector investments और manufacturing investments in India? तो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। उसमें आपको स्कीम का थोड़ा एनालिसिस करके कुछ ट्रेंड पे बात करनी पड़ेगी। जैसे हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, किंतु अनफॉर्चुनेटली ये डेटा 2021 तक का है। लेटेस्ट डेटा अगर हम कुछ आरबीआई रिपोर्ट्स या रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे का देखें तो अब उसमें एक अपटिक आ गया है। पिछले 2-3 साल में ये लगातार 3 से 4% बढ़ा है, तो ये वापस बढ़ने की क्रम में आ गया है। ओके, थैंक यू। इसमें एक आपको मेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी प्लेस्ड है और एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना और देख लेना, क्योंकि टाइम कम है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आरपी सर से मेरा एक सवाल है कि इनके लिए बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है नॉर्थ साउथ डिवाइड पर। एक जैसे इस वीक में वो आर्टिकल भी आया, और ये बुक इस पर एक बड़ा ही एक टिपिकल बुक है नीलकंठन आरएस का, जिन्होंने साउथ वर्सेस नॉर्थ दिया है, इंडियाज ग्रेट डिवाइड। अब इंडियाज ग्रेट डिवाइड देखिए, इसमें हम एक बड़ा हमारे लिए माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है। जब लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में हुआ था, और खास के जब लैंड सीलिंग लगाया गया था, तो ये तय हुआ कि प्रत्येक हेड पर लैंड की क्वांटिटी होगी, पर फैमिली में जितना हेड होगा उस पर क्वांटिटी होगी, फैमिली पर नहीं हुआ, हेड पर हुआ। तो इसका मतलब है कि इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ज्यादा बच्चे पैदा करने का। अब मान लीजिए 2 भाई हैं, किसी ने 1 बच्चे पैदा किया, किसी के 5 बेटे हैं, 5 बेटों वालों का तो लैंड बच गया, 1 बेटे वाले का लैंड चला गया। अब बताइए, आपका जो 14th फाइनेंस कमीशन है, उसने 1971 के डेटा को लिया, और उस आधार पर नॉर्थ और साउदर्न स्टेट्स उसको जो सेंट्रल स्कीम्स है या सेंट्रल रिसोर्सेस है, जो फाइनेंस कमीशन है उसने रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब जो 15th फाइनेंस कमीशन आया उसने बेसिस बदल दिया, उसने 2011 का डेटा ले लिया। इस बीच बहुत जद्दोजहद के बाद एक डेमोग्राफिक बेनिफिट्स प्राप्त किया साउदर्न स्टेट्स ने, और उसने अपनी डेमोग्राफी को कंट्रोल करके पॉपुलेशन कंट्रोल और हेल्थ और एजुकेशन को डेवलप किया। उन राज्यों को दंड मिल रहा है अच्छा परफॉर्मेंस करने का।
और उनका जो सेंट्रल आउटले है उसमें कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। तो कहते हैं कि भाई कुछ तो एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक बोलते हैं कि इसको एक नाम दिया जाए, वह है साउथ टैक्स मूवमेंट। तो इसको साउथ टैक्स मूवमेंट का नाम देते हैं। अब आप उसको पॉलिटी और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जानता हूं एक काम और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप केवल उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को आप मतलब शॉर्ट में डील जी जी। देखिए, इसमें नॉर्थ साउथ डिवाइड का जो पूरा डिबेट है उसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, संस्कृति भी है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही संक्षिप्त समय में और शब्दों में मैं सिर्फ उसको संवैधानिक और फिस्कल फेडरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बताऊंगा। जो अभी वर्तमान में ये मुद्दा उठा है वो इसलिए उठा है कि दक्षिण भारत के चारों राज्य, खासतौर से तमिलनाडु और केरल, इन दो राज्यों के विशेषज्ञों और मुख्यमंत्रियों द्वारा भी कुछ 4-5 तरीके के अलग अलग पॉइंट उठाए गए। पहला तो उसमें ये है कि जीएसटी जब से आया है उसमें 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इनका कहना है कि सेंटर अब पिछले महीने जीएसटी का टोटल कलेक्शन 2 लाख करोड़ क्रॉस कर गए। यानी कि कुछ जो चुनिंदा राज्य हैं, जिसमें दक्षिण भारत के राज्य अपने को सर्वोपरि मानते हैं, अब सच्चाई क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, उनका कहना है कि केंद्र सरकार का जो इनकम है वो दक्षिण भारत के राज्यों से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। चूँकि स्टेट जीडीपी उनका नॉर्थ स्टेट से ज़्यादा है, तो इसलिए उस पर भी जो टैक्सेशन है, जैसे इनकम टैक्स, तो उनका कहना है कि हमारे लोगों का पर कैपिटा इनकम अलग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इनकम टैक्स में दक्षिणी भारतीय राज्य के लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका जो ओरिजिन है वो दक्षिण भारत के राज्यों से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? हिस्सेदारी ज़्यादा है। अब समस्या इस बात से उठी है कि उनका मानना है और मांगना भी है कि मेरी जितनी हिस्सेदारी है मुझे उतना पैसा वापस कर दो। ये सिंपल, बहुत छोटा सा एक समझिए बात को, यहीं से पूरा नॉर्थ वर्सेस साउथ निकला है। उनका कहना है कि अगर 100 रुपए में से 20 रुपए तो मुझसे कमा रहे हो, और जब वित्त आयोग से तुम पैसा बंटवा रहे हो तो 20 रुपया मुझे दे दो। और ऐसा नहीं हो रहा है तो साउथ टैक्स मूवमेंट जो सर ने बताया कि उस किताब में, या फिर कई जगह कई विशेषज्ञ हैं हैदराबाद से लेकर कोच्चि तक, जहां पे लगातार ये बात उठ रही है कि दक्षिण भारत के राज्यों द्वारा जो परफॉर्मेंस किया जा रहा है, जो राज्य के देश के विकास में योगदान किया जा रहा है, उसके हिस्सेदारी के अनुपात में उनके रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए उनका कहना है भाई मुझे भी दो। ठीक है। अब दूसरा इनका डिबेट ये हुआ है कि जो वित्त आयोग है, आर्टिकल 280 के अंदर राष्ट्रपति हर 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, और उसके प्रमुख कार्यों में आप ऑफकोर्स जानते ही हैं, सबसे बड़ा काम है कि केंद्र के पैसे में से कितना % पैसा राज्यों को जाएगा और किस राज्य को कितना मिलेगा। वो फार्मूला यानी कि सिद्धांत, प्रिंसिपल तय करने का पूरा संवैधानिक जिम्मेदारी वित्त आयोग को दिया गया है। अब 10वें वित्त आयोग ने कुछ और किया। 10वें वित्त आयोग तक 90% डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस जो था राज्यों के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या के आधार पे दिया जाता था। धीरे धीरे वो संख्या कम हुई। अब देखिए, जनसंख्या के आधार पे जब आप देते हैं तो देने का आधार हुआ समानता, और समानता प्रियम्बल में भी है, समानता डीपीएसपी में भी है, समानता फंडामेंटल राइट में भी है। तो क्या हम इक्विटी और सोशल जस्टिस को छोड़ दें, बैकवर्ड स्टेट्स को छोड़ दें, गरीबों को छोड़ दें, और सिर्फ पैसे का बंटवारा इस आधार पे करें कि किसकी दक्षता या परफॉर्मेंस ज्यादा है? तो ये डिबेट नॉर्थ वर्सेस साउथ एक्चुअली फिल्टर डाउन हो जाता है किसमें? इक्विटी वर्सेस कंट्रीब्यूशन डिबेट में। अब इसको टेक्निकल पॉइंट इसमें सिर्फ एक ही है, उनका कहना है हमारा टैक्स कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो ये फिलोसॉफिकली, लीगली, मॉरली तीनों तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि टैक्स देने वाले का उस पैसे पे देने के बाद
किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं बचता है। कोई लियन थोड़ी क्रिएट हो गया यार। अब आप कहते हैं कि हमने टैक्स ज्यादा दिया तो हमको लौटाओ, तो कल का भारत का कोई उद्योगपति भी बोलेगा कि हमने तो 300 करोड़ टैक्स दिया, हमको क्या मिला। तो अगर राज्य ये मुद्दा उठाएंगे तो वो मुद्दा व्यक्ति क्यों नहीं उठाएगा, व्यक्ति क्यों नहीं उठाएगा। तो ये बहुत तर्क उचित नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से दार्शनिक, नैतिक, लीगल, इकोनॉमिक किसी भी सेंस में ये नहीं है। ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि दक्षिण भारत के राज्यों का मानना है कि हमारा परफॉर्मेंस गजब चल रहा है और उत्तर भारत के राज्य जो हैं वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये डिबेट थोड़ा सा नैरेटिव जैसा है, इन्वेंटेड ट्रेडिशन है। एरिक हॉब्सबॉम अगर बोलते यहाँ पे, तो इन्वेंटेड ट्रेडिशन ये है कि जानबूझ के नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि दक्षिण भारत के लगभग चारों राज्यों में, लगभग कर्नाटक का अपवाद थोड़ा बहुत रहा है, वहां पे क्षेत्रीय दल वो हैं जो केंद्र की रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं है। और ये डिबेट चुनाव के ठीक पहले ज्यादा उठना कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं, बहुत सरप्राइजिंग नहीं। दूसरा, नॉर्थ वर्सेस साउथ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइड नहीं है अगर फिस्कल और फाइनेंशियल करे, क्योंकि नॉर्थ में गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 3 राज्य ऐसे हैं जो टॉप 5 स्टेट जीडीपी में आज आ गए हैं। और पिछले महीने के 2 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे आ गया। तो ईस्ट वर्सेस वेस्ट का डिवाइड भी उतना ही है, जहां महाराष्ट्र, गुजरात और नीचे तक और बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, यहाँ पे वो डिवाइड भी इकोनॉमिकली उतना ही वाइडर है जितना नॉर्थ और साउथ की देखें। और कुल मिला के एक बात ये समझना है कि फाइनेंस कमीशन बनाया ही इसीलिए गया था कि भारत के सभी क्षेत्रों को डाइवर्सिटी और बैकवर्डनेस को ध्यान में रखते हुए वित्त आयोग के एक्सपर्ट भारत की एकता, अखंडता और समान विकास के संकल्प के साथ आगे चले। धनी हमेशा अपना पैसे को अपने उपयोग करेगा, ये कोई बहुत ही संवैधानिक ना हमारा मूल्य है और ना ऐसी कोई बहुत ही तर्क की बात है। फिर भी 15th फाइनेंस कमीशन ने पहली बार ये काम किया सर कि 100% का अगर टैक्स राज्यों को बांटता है तो लगभग 15% टैक्स उसने कंट्रीब्यूशन के आधार पे दे दिया, जो उनका मांगना था कि हमारा है। 12.5% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को मूल्य दे दिया, ठीक है, और 2.5% टैक्स एफर्ट का वेटेज दे दिया। तो कुल मिला के आउट ऑफ 100% 15% एफिशिएंसी के नाम पे टैक्स बांटा गया है। बट अभी भी 85% जो टैक्स का डिवोल्यूशन है वो है इक्विटी के आधार पे, जिसमें पर कैपिटा इनकम है, बैकवर्डनेस है और भी बहुत पॉपुलेशन है। तो इक्विटी और कंट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर बैलेंस रखना निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कंप्लेन और भी है जी आर्टिस्ट उनका। चलिए, ये तो फाइनेंस के आधार पर आपने बहुत अच्छा तर्क दिया। कोई अमीर अगर बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा है और उसके बदले वो रिटर्न मांगे तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। ये ना तो लीगल है, ना मोरल है, ना एथिकल है। लेकिन उनका एक कंप्लेन यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो 2026 का डेटा जो लेने जा रहे हैं, तो हमने अपने जो डेमोग्राफिक जो हमने एक तरह से डेमोग्राफिकली जो इफिशियंसी लाई और पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उसका अब दूसरा दंड हमें मिलने जा रहा है कि जो आगे सीटों का आवंटन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, उसमें नॉर्थ इंडिया को इसलिए ज्यादा मिलेगा कि वो ज्यादा पॉपुलस है और हम चूंकि अपने डेमोग्राफिक इफिशियंसी लाई तो उल्टा हमें दंड मिलने जा रहा है क्योंकि हमें नंबर ऑफ सीट्स कम होने जा रहे हैं। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये उनका जो डर है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर वास्तव में जो हमारा डिलिमिटेशन आर्टिकल 82 के अंदर होता है, 82 के अंदर, अगर वास्तव में पॉपुलेशन के आधार पर किया जाए तो दक्षिण भारत के राज्यों की तकरीबन वैसे भी सीटें कम ही है नॉर्थ की तुलना में, और भी ज़्यादा कम हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश, बिहार को सबसे ज़्यादा गेन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। उसमें सिर्फ ये लिखा गया आर्टिकल 82 में, डिलिमिटेशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक 2026 के बाद हुई पहली जनगणना का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। ये नहीं लिखा गया है कि उस पर कर दिया जाएगा। ये कहाँ लिखा है? वहां पे ये लिखा है कि 2031 में जनगणना अगर होती है, उसका रिजल्ट अगर 35 में आता है तो उस जनगणना के आधार पर हम डिलिमिटेशन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? उसके बहुत सारे तरीके हैं।
बहुत सारे तरीके हैं कि अब तरीकों पे नहीं जाना है, बट एक सिंपल तरीका ये है कि जरूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन सभी एमपी एमएलए का बराबर जनसंख्या से हो। अभी भी नहीं है सर। जैसे लक्षद्वीप में एक एमपी है, उसके पीछे सिर्फ 50,000 वोटर है, और देश का सबसे बड़ा वोटर वाला मलकानगिरी जो है हमारा, उसमें 35 लाख वोटर है। तो दोनों एमपी के रिप्रेजेंटेशन में कहाँ बराबरी? लोकतंत्र तो डिफरेंट हो ही गया सबके लिए। तो ये जो डिफरेंसेस है वो आ चुका है, और जहां तक डिलिमिटेशन की बात है, निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई सोल्यूशन खोज के ही डिलिमिटेशन होगा। दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। गुड। अब देखिए, अब आपका इतिहास में मुझे एक बात ध्यान आ गया, जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, तो साउदर्न स्टेट्स का नॉर्दर्न स्टेट से कंप्लेन ये था कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। तो एक तो स्लेवरी का क्वेश्चन था, उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स में नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स थी अमेरिका के, वो कहते थे कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को चाहते हो कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, तो आपको यूरोपियन प्रोडक्ट्स और यूरोपियन शिपिंग पर टैक्स लगाना होगा। साउदर्न स्टेट्स कहते थे कि भाई आपके प्रोडक्ट्स पर टैक्स अगर लगेंगे, अगर यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगेंगे, तो हमें महंगे दामों पर खरीदना होगा, और हम तो ठहरे एग्रेरियन इकोनॉमी, हमें क्या लेना देना आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन से, या हमें क्या लेना देना आपके शिपिंग इंडस्ट्री तरक्की करे उसे, हमें तो कम कीमत पर ढोने वाला जहाज चाहिए। तो अगर मान लीजिए इस तरह की मेंटेलिटी रही, तो एक राष्ट्र के अंदर ऐसी मेंटेलिटी तो ठीक नहीं है कि भाई ये गुजरात को फायदा हो रहा है तो ये बिहार को फायदा हो रहा है, एक यूपी को फायदा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे फेडरल मॉडल अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, इसका साइन तो नहीं। जी, बिल्कुल ठीक है। हमारी लोकतंत्र जो है इवोल्यूशनरी होता है, फेडरल मॉडल भी इवोल्यूशनरी होता है, और 75 साल का हमारा इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं माना जाएगा। इतने बड़े सिविलाइजेशन और इतने बड़े देश और इतनी विविधताओं को संभाल के चलने वाले देश के लिए 75 ईयर्स का वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। हम इवॉल्व करेंगे, और ये समझना होगा कि विविधता और विभिन्नता, इन दोनों का मतलब विभाजन नहीं होता है। डिफरेंस इज नॉट डिवीजन, डिफरेंस इज नॉट डिवाइड। डिफरेंसेस होना आपको इवोल्यूशनरी वे में ले जाता है, आपको मेच्योर बनाता है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि या तो मैं या तो तुम, इनसाइडर या आउटसाइडर, अस वर्सेस देम, इस तरह के निश्चित रूप से हमारे संविधान में इन चीज़ों की जगह नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए सर आपको सबको पता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट हमारी होती है, जो वैसे डिविजनरी या डिस्ट्रक्टिव चीज़ों को कंट्रोल कर सके। सर इसमें एक पॉइंट मैं छोटा सा ऐड करना चाहूँगा। सर इसमें जो साउथ का आर्ग्यूमेंट है कि 28% पैसा हमें वापस मिल रहा है 100 रुपए में से, इसमें एक और पर्सपेक्टिव है कि हमारे बजटरी सिस्टम का भी एवोल्यूशन हुआ है, उस चीज को कंसीडर हम नहीं कर रहे। जब हम 1970 में गाडगिल फार्मूला के बेस पे डिवाइड करते थे और उसके बेस पे आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिस्टम को, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उस समय पर CSS नहीं होता था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं होती थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का एलोकेशन बहुत कम होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट DBT नहीं देती थी। तो अगर हम आज तमिलनाडु की ही बात करें तो 28% तो वो है जो स्टेट को वापस मिल गया, किंतु लगभग 12% वो है जो उनको सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू के कामाराज पोर्ट बनाने के लिए या त्रिची एयरपोर्ट बनाने के लिए मिला। साथ ही लगभग 15 पैसा उनको वापस मिला है किसान सम्मान निधि में और उज्ज्वला योजना में डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में, और साथ में अगर इसमें हम कुछ और भी जोड़े तो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू टॉयलेट्स बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंडर उनको 17 पैसा और मिला है। तो टोटल जोड़ेंगे तो ये लगभग 75 पैसा 73 पैसा के आसपास बैठता है, जो तमिलनाडु स्टेट को नहीं, तमिलनाडु के लोगों को अल्टीमेटली वापस मिल चुका है। ओके, थैंक यू। अच्छा सर आपके मुद्दे पर आ रहे हैं कि एक आपके लिए टॉपिक यही, कैन इंडिया लीड द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। हमें लगता है कि यहाँ पर एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को लीड करेगा। तो ये अपने आप में यहाँ पर हम दो सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। एक तो इंडिया का क्या पोटेंशियलिटी है और क्या रियली इंडिया इतना लीडिंग हो सकता है, क्योंकि इंडिया का हमेशा डिवियस रोल रहा है। क्योंकि एक तरफ इंडिया कुछ चीजों में कोऑपरेट भी कर रहा है, कुछ चीजों में साफ मना कर दे रहा है। जैसे आपने देखा
COP28 के ही मुद्दा में इसने कहा कि भाई फेज आउट नहीं चलेगा, फेज डाउन चलेगा, या कई उस तरह के वहां पर ऐसे ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बने जिसका ये मेंबर होना पसंद नहीं किया। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा कि जैसे ये बुक है, मैंने अभी रिसेंट में ली है, क्लाइमेट कैपिटलिज्म। ये क्लाइमेट कैपिटलिज्म तो ये कहता है कि देखिए भाई, जो कैपिटलिज्म है वो बेसिकली, और तो और छोड़िए, पेरिस कॉन्फ्रेंस में जो हम लोग 2 जो सेंटीग्रेड से 1.5 सेंटीग्रेड जो उसको कर रहे हैं कि भाई हम प्री इंडस्ट्रियल फेज के इतने कम तक हम ले आएंगे, तो अगर हम 2 से 1.5 पर भी आते हैं तो ये बुक बोलता है कि इसके लिए हमको $100 ट्रिलियन की कुर्बानी देनी होगी। तो कैपिटलिज्म इतना कॉम्प्रोमाइजिंग हो ही नहीं सकता है दुनिया का कि ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन व्यवहार में संभव हो। तो जरा इस पर आप प्रकाश डालिए, एक्सपर्ट होने के। सर, एक दो चीजों को इसमें समझना होगा कि भारत का इसमें प्रमुख भूमिका क्या है और भारत की दुविधाएं क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता किस तरीके की है। भारत की प्रमुख ऊर्जा आवश्यकता फॉसिल फ्यूल आधारित है। अभी भी 60% से ज्यादा ऊर्जा आवश्यकता फॉसिल फ्यूल से आती है, फिर कुछ हाइड्रो पावर से आती है, कुछ न्यूक्लियर से आती है और बाकी बची हुई रिन्यूएबल या नवीकृत ऊर्जा से आती है। अब रिन्यूएबल में भी सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया और विविध other तरीके के सोर्सेज हो गए जिनके थ्रू हमको एनर्जी बनाते हैं या हमको मिल रही है। अभी पिछले कुछ सालों में 1992 के बाद खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल बना। क्योटो प्रोटोकॉल में खासतौर पर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के विषय में बात की गई और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में खासतौर पर यह बात कही गई कि जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, पिछली एक शताब्दी में हुआ है या पिछले 100 सालों में हुआ है, अगर हम इस तरीके से चलते रहे तो सन 2100 तक हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हमारे धरती का जो एनुअल मीन टेम्परेचर है या सामान्य रूप से वार्षिक तापमान है वो 2 डिग्री या 2 डिग्री से अधिक हो जाएगा, जो कि अभी सतत रूप से अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से गर्मी और गर्मी के आभास हमको बढ़ने लगे हैं और खासतौर पर 2017 के बाद अगर हम देखें तो ये टेम्परेचर और टेम्परेचर से सामान्यतः पृथ्वी के सतह का तापमान 1.1 डिग्री बढ़ चुका है, समुद्रों का तापमान 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, हीट वेव आ चुकी है, क्लाइमेट चेंज और उससे संबंधित सभी प्रकार के मुद्दे सामने आने लगे। अब इस समय पर भारत 2 प्रकार से दबा हुआ है। एक, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वैसे ही यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है और हीट वेव के प्रभाव बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने मिलेंगे। वातावरण में परिवर्तन आएगा, जलवायु में परिवर्तन आएगा, ये सब चीजें हैं। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब ये मुद्दे बनाए गए या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह देखा गया कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कैसे कम किया जा सकता है, तो उसके 2 तरीके लिए गए। एक, या तो हम पूरे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोक दें। दूसरा तरीका यह है कि हम नेट जीरो पे चले जाएं। नेट जीरो का मतलब यह है कि हम जितना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करें उतने ही ग्रीन हाउस गैसेस को हम हटाएं या कार्बन रिमूवल करें। तो अब इन 2 चीजों से खास तौर पर जब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी के बारे में बात की जाती है तो नवीकृत ऊर्जा के उत्पादन में या नवीकृत ऊर्जा के स्रोतों के उत्पादन के बारे में बात की जाती है। अब नवीकृत ऊर्जा के स्रोतों के विषय में बात करेंगे तो खास तौर पर सोलर हो गया या सोलर फोटोवोल्टिक हो गया, विंड हो गया या जियोथर्मल हो गया या हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा हो गई या अन्य स्रोत हो गए जैसे कि बायोफ्यूल। इनसे भारत ने प्रमुख रूप से ऊर्जा बनाने का प्रयास शुरू किया सन 2010 के बाद, जब हमने एक कमिटमेंट किया नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिसमें हमने एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया, ऊर्जा दक्षता को, जिसमें हमने ये देखा कि हम अपने ऊर्जा के लॉसेस को कम करें और ऊर्जा दक्षता अपने उत्पादों की बढ़ाएं। साथ में नवीकृत ऊर्जा के निर्माण के लिए हमने बहुत सारी नई योजनाएं ली, जैसे नेशनल सोलर मिशन हो गया अथवा उसके बाद बायोफ्यूल मिशन हो गया, बायोफ्यूल प्रोग्राम हो गया। इस प्रकार से भारत अभी नवीकृत ऊर्जा के उत्पादन की तरफ अग्रसर हुआ है। अब अग्रसर होने के साथ साथ ही ये डिबेट अभी बढ़ गई, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भारत कुल सोलर पावर के प्रोडक्शन में या उत्पादन में 3रे नंबर पर आ गया विश्व में, यूएस और चाइना के बाद से। अब अगर वैश्विक स्तर पर हम देखें, जैसे कि आपने कहा कि हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हीटिंग को रखना है या ग्लोबल मीन टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उसके लिए हमें $100 ट्रिलियन खर्च करने पड़ेंगे। उसमें से अभी तक हम $23 ट्रिलियन खर्च कर चुके हैं वैश्विक स्तर पर। अब वो चाहे अलग अलग विश्व में अलग अलग कंट्रीज हो या भारत ही हो, भारत भी उसमें अपने अधिक रूप से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नए नए ऊर्जा के स्रोत बना रहा है। और COP26 में अभी हमने
नेट जीरो की तरफ कमिटमेंट भी दिया कि हम 2070 तक नेट जीरो में चले जाएंगे, जो कि वैश्विक एवरेज से काफी ऊपर है, क्योंकि वैश्विक एवरेज 2050 है जहां पर नेट जीरो हमको जाना होगा, तो हम 20 साल अभी भी पीछे हैं। तो बहुत सारे तरीके से अगर हम देखें तो क्या भारत प्रमुखतया भविष्य में क्या ये नवीकृत ऊर्जा में एक लीडर का रोल कर पाएगा, अभी उस पर बहुत संशय है, क्योंकि भारत के अपने खुद के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे नवीकृत ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है, कितना हमारा टारगेट है, उस पर इन्वेस्टमेंट कितना है। तीसरी बात, सबसे ज्यादा नवीकृत ऊर्जा के स्रोतों अथवा उनके रॉ मटेरियल्स का कितना निर्माण हम कर रहे हैं, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है। हम अधिकतर इंपोर्ट आधारित हैं अभी भी उसके निर्माण में, जैसे सोलर फोटोवोल्टिक्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर चिप्स हो गए या अलग प्रकार और भी चीजें हो गई, इन पर अभी भी हम इंपोर्ट पर आधारित हैं, अभी हमने खुद से बनाना शुरू नहीं किया है, तो इसकी कॉस्ट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है नवीकृत ऊर्जा के उत्पादन की। इसके बाद कोयला एक हमारा बहुत प्रमुख स्रोत है, कोयला को अभी छोड़ना, क्योंकि अभी हमारी लगभग 55% ऊर्जा, खासतौर पर विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, अभी भी कोयले से बन रही है। कुल ऊर्जा के स्रोतों में कोयला और तेल 71% तक ऊर्जा के स्रोतों को प्रदान करता है। तो इतने बड़े स्तर से क्या हम इन कोयले और इन स्रोतों को घटा पाएंगे और नवीकृत ऊर्जा को उतनी तेजी से बना पाएंगे, इसमें अभी संशय बहुत है। अभी हमने सोलर एनर्जी पे भी 175 गीगावाट आवर का टारगेट रखा है कि हम 175 गीगावाट सोलर एनर्जी 2030 तक बनाएंगे, जिसमें से लगभग 85 गीगावाट आवर अभी हम सोलर पावर से बनाने लगे। लेकिन इनको करने में भी हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, जहां 75,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट सरकार कर चुकी है और 16 लाख करोड़ की सब्सिडी दे चुकी है अभी भी नवीकृत ऊर्जा अथवा उनके स्रोतों से आधारित चीजों पर। तो इसका बहुत एक बड़ा बर्डन है कि इकोनॉमी को भी ये प्रेस करेगा और हमारे रिसोर्स एफिशिएंसी को भी प्रेस करेगा। तो अभी बहुत जल्दी या बहुत तेजी से नवीकृत ऊर्जा भारत में बन जाएगी, इसका हमें इस पर संशय है, और इसलिए वर्ल्ड लीडर तो नहीं बनेगी, हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छा नेगोशिएटर भारत बन सकता है। भारत एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है उन डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज के लिए जहां पर नवीकृत ऊर्जा का स्रोत अथवा नवीकृत ऊर्जा बनाई जानी चाहिए, जैसे भारत हो गए अथवा पाकिस्तान, बांग्लादेश, आसपास के देश हो गए अथवा ब्राजील हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया, इन सब ने मिलकर इब्सा बनाया है। ये सब वो देश हैं जो क्लाइमेट नेगोशिएटर के जैसे काम करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं विकसित देशों के द्वारा आया है, उनसे उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के कारण से आया है, जिसका बुरा प्रभाव इन इमर्जिंग कंट्रीज पे भी पड़ रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज या विकासशील देशों पर भी पड़ रहा है। और एक जस्ट क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं, जस्ट क्लाइमेट या न्यायपूर्ण क्लाइमेट की बात जब हम करते हैं, न्यायपूर्ण वातावरण की जब हम बात करते हैं, तो किसी भी तरीके से जो प्रभाव इन विकसित देशों ने विकासशील देशों पर डाला है, वो इस तरीके से नहीं बोला जा सकता कि आप तुरंत अपनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटा लीजिए या तुरंत आप नए ऊर्जा के स्रोत बना लीजिए, बिना किसी एड के बना लीजिए, बिना किसी फंडिंग के बना लीजिए। तो अभी भारत अथवा भारत जैसे देशों को सतत ऊर्जा बनाने में या नवीकृत ऊर्जा बनाने में समय लगेगा, हाँ, लेकिन भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है कि वो जियोपॉलिटिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर के जैसे काम कर सकता है, और वहां हम कह सकते हैं कि भारत एक नवीकृत ऊर्जा का लीडर बन सकता है इन देशों के लिए। ओके, गुड, बहुत अच्छा आपने कहा। अच्छा, ये हमें ये डाउट लगता है कि हर कुछ के बावजूद भी 1.5 का आप जो क्लेम करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें 1.5 तक पहुंचाना है, 2 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सिचुएशन बन रहा है उसमें तो हमें लगता है कि कहीं हम लोग 2.5 में पहुंच जाए। सर देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अगर हम बात करेंगे तो आज जो कुल ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, अगर थोड़ा सा डेटा इसमें लगाऊं तो 540 बिलियन मीट्रिक टन का ग्रीन हाउस गैसें अथवा कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट या कार्बन डाइऑक्साइड की हीटिंग वातावरण में उपस्थित है। एक थ्रेशोल्ड लेवल बोला जाता है 670 बिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसेस के इक्विवेलेंट अगर होंगे तो 2 डिग्री के लगभग हीटिंग होगी। अब जिस प्रकार से ये हीटिंग और जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, और आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये सब काउंट इन करते हैं कि जिस प्रकार से हम ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी हो रहा है, सन 2050 तक हमें नेट जीरो पर जाना होगा।
नेट जीरो का तात्पर्य यह है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ग्रीन हाउस गैसें हम बनाएं, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ग्रीन हाउस गैसेस हम वातावरण से हटाएं अथवा अवशोषित करें या घटाएं, तो हम एक नेट जीरो की परिस्थिति में आ जाएंगे। अगर हम 2050 में नेट जीरो की परिस्थिति में आ जाते हैं तो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री पर रहेगी, मतलब हमारा औसतन सामान्य तापमान 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। अब ये सामान्य तापमान विश्व का तापमान है, अलग अलग देशों में इससे होने वाले प्रभाव अलग अलग होंगे, अलग अलग वातावरण स्थिति परिस्थितियों में इसके प्रभाव अलग होंगे। भारत जैसे देशों में ये ऊष्मा अथवा ये गर्मी या ये ग्लोबल वार्मिंग 3 डिग्री तक भी जा सकती है। कुछ और देशों में, जहां अलास्का अथवा उन देशों में बात करें, तो ये लगभग 1.1 डिग्री पर रहेगी। तो एवरेज अगर हम समझें तो 1.5 डिग्री की हीटिंग होगी। लेकिन बहुत से ऐसे देश अभी भी बचे हुए हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, और उन्होंने अपनी पॉलिसी इस तरीके से बनाई है कि उनके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का फेज आउट बहुत बाद में होगा। जैसे भारत 2070 में पहुंचेगा, और भी छोटे देश है जैसे इजराइल ने अभी अपना नया क्लाइमेट लॉ लेके आए और वो भी इसमें आ रहे हैं, और वो ये बात कर रहे हैं कि हम नेट जीरो तक 2060 या 2065 तक पहुंचेंगे। तो अगर वैश्विक रूप से अगर हम बात करें 2050, 2055, अधिकतम 2060, अगर हम 2060 पहुंचे तो वार्मिंग होगी 1.6। अगर हम 2050 में हमने नेट जीरो कर लिया तो वार्मिंग होगी 1.4। लेकिन किसी भी तरीके से 2060 के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। और अगर जिस प्रकार से देशों में ये नेगोशिएशन चल रहा है, एक खिंचाव है, यूएसए चाहता है कुछ करना, भारत चाहता है किसी और डायरेक्शन में जाना, फिर क्योटो प्रोटोकॉल में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन अथवा कार्बन ट्रेड या कार्बन कैपिटलिज्म की बात हो गई है। तो एक मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो अभी भी क्लाइमेट लॉ सिर्फ एक नेगोशिएशन ही है, हार्ड कोई काम वैश्विक स्तर पर उतने समझ में नहीं आए। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट में जो 2015 में बना, उसमें नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ बनाए गए। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हर वर्ष में अलग अलग देशों द्वारा क्लाइमेट अथवा वातावरण की शुद्धि के लिए किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे, उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। उसके आधार पर देशों द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों को गिना जाएगा। पिछले 2015 से 2024 तक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बनाए गए हैं, लेकिन इसमें भी एक डिबेट है, क्योंकि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दो तरीके के हैं। एक ऐसे हैं जिस पे देश अभी भी नेगोशिएट कर रहे हैं, कंडीशनल नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और दूसरे हैं अनकंडीशनल नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। कंडीशनल नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 70% कार्यों के विषय में बात करते हैं। अनकंडीशनल नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 30% कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो 30% कार्य तो ऐसे देशों के ऊपर हैं जिनको उन्हें करना ही है, पेड़ लगाने हैं या ऊर्जा या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कुछ स्तर तक कम करना है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयोग नहीं करनी, परफ्लोरोकार्बन उपयोग नहीं करनी, ये सब चीजें हैं। लेकिन जो कंडीशनल नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इसमें भी बहुत नेगोशिएशन देशों के बीच में है, जहां पर भारत जैसे देश चाहते हैं कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के थ्रू हम लोगों को कुछ पैसा मिल जाए ताकि हम नई और सतत ऊर्जा को बना सकें, अथवा वो ये भी चाहते हैं कि हम किस तरीके से अडेप्टेशन फंड के थ्रू हमारे यहाँ होने वाले डिजास्टर से बच सकें, या वो ये भी चाहते हैं कि क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने से ओशन लेवल या सी लेवल बढ़ रहा है, तो उनके कोस्टल एरिया सबमर्ज हो रहे हैं, और डिजास्टर जैसे साइक्लोन और इस तरीके के डिजास्टर बढ़ रहे हैं। तो इनसे होने वाले डिजास्टर से कैसे बचा जा सके, जैसे पाकिस्तान जैसे देश हैं अथवा बांग्लादेश जैसे देश हैं जिनने बहुत अभी रिसेंटली ही साइक्लोन से होने वाले डिजास्टर को देखा है, और ये अभी गरीब कंट्री है। तो अडेप्टेशन फंड अथवा इस तरीके के फंड के विषय में भी चर्चा करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कंडीशनल नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हार्ड लाइन काम होना है उसको पीछे ढकेल रहा है, क्योंकि अभी नेगोशिएशन ज्यादा है और काम कम है। तो अगर ये देखें कि हम 2070 या 2080 तक भी नेट जीरो तक ग्लोबली पहुंच जाएंगे, इसमें भी अभी आईपीसीसी को भी संशय है। और अगर ऐसा हुआ तो 2 डिग्री तो क्या 2 डिग्री से भी ऊपर ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ये नेगोशिएशंस बहुत जल्दी हमें कम करने होंगे। ये तो आपने कहा, लेकिन नोम चॉम्स्की का मैंने एक पढ़ा था
कि दुनिया को बचाना है तो दो चीजों का सोल्यूशन खोजना होगा, एक इन्वायरमेंटल चेंज और दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सपेक्टा है उसको कहाँ रखा जाए, क्योंकि कभी भी कोई एक्सीडेंट का रूप ले सकता है। आज तक हम लोग यूरेनियम का जो उसका एक्सपेक्टा है उसको हम लोग कहीं अभी तक उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए, तो डिस्पोजल उसका हो ही नहीं पा रहा। ये दो चीजें अभी आपकी बात से वाकई में मुझे डर हुआ कि भाई ये तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमारे दरवाजे पर पहुंच गई। अगर 3 डिग्री अगर टेम्परेचर 3 डिग्री सी अगर बढ़ जाता है तो फिर इंडिया का क्या होगा। मतलब ये तो अगर आज के न्यूज़पेपर में देखूं तो कहते हैं कि भाई नॉर्थ इंडिया में 5 डेज तक आपको हीट वेव से बचना है। अब ये 5 दिन में हम लोग चल रहा है और जब ये 3 डिग्री होगा तो फिर ये जनरेशन, ये आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या दे रहे हैं। जी, ग्लोबल वार्मिंग का भारत और भारत के वातावरण पर बहुत विपरीत प्रभाव होने वाला है। अगर हम 2 डिग्री की भी बात करें तो 2 डिग्री के साथ साथ हीट वेव बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। भारत में अर्बनाइजेशन अथवा शहरीकरण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और शहरीकरण बढ़ने के साथ साथ जो वनीकरण है या फॉरेस्टेशन है वो घट रहा है। अर्बन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं लेकिन अर्बन फॉरेस्ट अभी भी उतने अच्छे बनाए नहीं गए हैं। अभी भी हमारे जो अर्बन एरियाज हैं वो कंक्रीट के जंगल जिनमें ग्रीन हाउस गैसेस फंस जाती हैं, उनकी हीटिंग भी बढ़ रही है और जितने शहर हैं वो अर्बन हीट आइलैंड्स में परिवर्तित हो चुके हैं जिनमें हीट वेव का प्रभाव बहुत अधिक देखा जाने लगा है। और अब वैश्विक स्तर पे भी अगर हम देखें अथवा राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें तो हमारी जो अधिकतर जनसंख्या है उसका माइग्रेशन शहरों की तरफ हो रहा है। मतलब ज्यादातर जनसंख्या शहरों में है और ज्यादातर जनसंख्या हीट वेव के प्रभाव में। अब रूरल की तरफ अगर हम बात करें तो रूरल की सबसे बड़ी इकोनॉमी एग्रीकल्चर है और अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कुछ विशेष प्रकार की फसलें जैसे कि चावल, जैसे कि गेहूं, जैसे कि बाजरा, जैसे कि मक्का, जैसे कि आलू, गन्ना, ये प्रमुख फसलें हैं जिनका उत्पादन 15 से 18% तक घट जाएगा। और जैसे जैसे ये हीटिंग बढ़ती जाएगी, अगर 2.5 हुई या 3 हुई तो एग्रीकल्चर की कुल प्रोडक्टिविटी 20 से 22% तक घट जाएगी केवल 3 डिग्री पर। और अगर इससे ज्यादा भी हुआ तो बढ़ते बढ़ते ये 30 से 32% घटाव की तरफ देखा जाएगा। तो एग्रीकल्चर भी घट जाएगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी घट जाएगी और शहरों की तरफ माइग्रेशन फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इस पर जनसंख्या पर यह प्रभाव होने ही वाला है। फिर इन सब के प्रभाव के साथ साथ हिमालय और हिमालय की अस्थिरता क्लाइमेट चेंज के साथ अथवा ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी सर्वविदित है। हिमालयी जितनी भी नदियां हैं वो पिघलने लगेंगी, उनसे होने वाली फ्लड बढ़ जाएगी, उनके डिजास्टर बढ़ जाएंगे। मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनेगी। मैदानी क्षेत्रों में जलभराव के कारण से कम्युनिकेबल डिजीजेस अथवा संक्रामक रोगों की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में होने वाले उत्पादन पर भी कमी आ जाएगी। जो निचले क्षेत्र हैं, खासतौर पर जो डेल्टा वाले क्षेत्र है, वो अधिक धूप वाली स्थिति में आ जाएंगे। उनमें रेत भरने की समस्या भी प्रमुख रूप से हो जाएगी। तो भारत और भारत की जनसंख्या इन सभी प्रभावों से बहुत अधिक प्रभावी होने वाली है। हम 2030, 40 अथवा 50 इन्हीं समय में देखें कि इन सभी प्रभावों को हम देखने लगेंगे। जब हमने हीट वेव अभी देख लिया है, अनटाइमली रेनफॉल देख लिया है, गर्मियों में जब अधिक गर्मी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में बारिश हो रही है जो इस समय सबसे प्रमुख गर्मी का समय है। अब ये बारिश, जब हमें बारिश चाहिए होगी जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, तब इन सारे क्षेत्रों में बारिश का डेफिसिट हो जाएगा। अथवा किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो जाएगी, जैसे कि 2021 और 2022 में मध्य प्रदेश में देखने मिला, छत्तीसगढ़ में देखने मिला, महाराष्ट्र में देखने मिला, गुजरात में देखने मिला, राजस्थान में देखने मिला, जो बाढ़ग्रस्त थे। जो अन्यथा सूखाग्रस्त है वो बाढ़ग्रस्त है और जो बाढ़ग्रस्त थे वो अब सूखाग्रस्त होते जा रहे हैं। तो कई जगहों पर जो रेनफॉल है अथवा वर्षा है वो घट जाएगी। कई जगहों पर वर्षा की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फ्लड बढ़ने लगेगी। तो इन सभी प्रभावों से भारत जूझेगा और इन सभी प्रभावों को अवश्यंभावी हमें अगर यदि कम करना है तो हमें अपनी सतत ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखना। ओके, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने। स्टूडेंट लोगों को समझ में आ गया होगा और मैं उनको यहाँ पर हम
उन्हें PDF फॉर्म में भी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी वैसे फॉर्म कर दिया गया है। वैसे लास्ट ये बताइए, स्टूडेंट्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग तो पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को हर वीक में दिखा रहे हैं। जैसे आपने इस वीक के डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो जरा इनको ये बता दें कि भाई एग्जाम में क्या यूज है इसका, कहाँ पर कैसे सर यूज एग्जाम है। पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार के क्वेश्चन खास तौर पे बन सकते हैं। पहला एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत ने नवीकृत अथवा सतत ऊर्जा विकास में क्या कार्य किया है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में भारत के क्या क्या योगदान है, उन सभी पॉलिसीज के बारे में बताइए। ये एक फैक्चुअल डेटा है जो आपके PDF में आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरा एक क्रिटिकल एनालिसिस का सवाल आ सकता है, जैसा हमने डिबेट किया, कैन इंडिया लीड टूवर्ड्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो एक क्रिटिकल एनालिसिस आ सकता है कि अभी हम इमेजिन करें कि भारत की स्थिति क्या है, भारत के चैलेंजेस क्या हैं। खासतौर पे चैलेंजेस जैसे कि हमारे सतत ऊर्जा के स्रोत अभी बहुत विकसित नहीं है, हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम इंपोर्ट पर अधिक निर्भर है। इसके अलावा जो ऊर्जा दक्षता है हमारे स्रोतों की वो अधिक नहीं है। जिन स्रोतों को भी हम बना रहे हैं, जैसे सोलर फोटोवोल्टिक्स भी हो गया, तो उसकी ऊर्जा दक्षता भी बहुत अधिक नहीं है। इसके अलावा जो हमारी फॉसिल फ्यूल है अथवा जीवाश्म ईंधन है, उस पर अभी भी हम अपनी डिपेंडेंसी को कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है और सतत नवीकृत ऊर्जा अथवा रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट अधिक है। तो ये सारे चैलेंजेस भारत अभी देख रहा है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग अथवा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा केवल सोलर फोटोवोल्टिक नहीं, अन्य स्रोतों पर भी हमें कार्य करना होगा, जैसे जियोथर्मल एनर्जी। इसकी भी बहुत कैपेसिटी भारत के पास है, लेकिन हमने बहुत कम काम किया। तो ये सारे चैलेंजेस अभी हैं। तो इस पर एक सवाल बन सकता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन का, कि आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे क्या भारत अपनी स्थिति के साथ ग्लोबल एनर्जी लीडर अथवा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिटर बन सकता है अथवा नहीं। ये एक सवाल बन सकता है जो मेंस स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, और मैं स्टूडेंट्स अब आपको बहुत अच्छे से सर ने बताया कि कैसे सवाल बनेंगे, इससे एक क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है और फिलिप्स के क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं। तो आप लोग PDF से जरूर इसको डाउनलोड कर लेना। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे पिछले वीक में हमने लगभग डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसमें कंटेंट नहीं दिया था, तो हमने यहाँ दे दिया है कि कैन इंडिया लीड। जैसे आपका पहला टॉपिक जो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर है, उस पर मैंने एक टॉपिक का PDF भी डाल दिया है और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी फॉर्म कर दिया है। तो हम आपको उस टॉपिक से वाकिफ करवा रहे हैं कि आपका टॉपिक बनता है इंडिया स्टेचर राइजिंग ग्लोबली कंटेंडिंग लोकली। तो अब इसमें तो मैंने पिछले वीक में भी इसको डिस्कस किया था, तो फिर मैं एक बार आपको रिमाइंड कर दूं कि जहां इंडिया का जो ग्लोबली जो राइजिंग है, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि भाई इंडिया अभी ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में इमर्ज कर रहा है और हर ग्रुप में बैठ रहा है। जैसे पहले हम लोग नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे और अब हमारी सरकार मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रही है। तो मल्टी अलाइनमेंट का नारा देने से फायदा यह है कि हम लोग निसंकोच एक क्वाड के मेंबर भी हैं। वहां पर हम इंडो पैसिफिक रीजन में भी कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने वाले ग्रुप के एक बड़ा ही एक्टिव मेंबर है। लुकिस्ट पॉलिसी ही नहीं बल्कि एक्टिव पॉलिसी के हिस्सा है। लेकिन हम उतने ही निर्द्वंद भाव से, माने उतने ही कॉन्फिडेंटली हम हर जगह बैठ रहे। हम SCO में भी बैठ रहे हैं, हम ब्रिक्स में भी बैठ रहे हैं, हम G20 के मेंबर हैं। चलिए तो G20 में तो सारे के सारे उसमें डेवलपिंग सारे और सारे पार्टीज हैं, लेकिन SCO तो एक्सक्लूसिव चाइना और रशिया का वहां पर इन्फ्लुएंस है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें खासकर जो ब्रिक्स कंट्रीज है उसमें तो कहीं क्वाड का कोई मेंबर नहीं है, वहां पर भी चाइना और रशिया का डोमिनेंस है, वहां भी हम वैसे ही बैठ रहे हैं। हमने G20 को लीड किया, अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया, इसको G21 बना दिया, इतना हम स्टेचर रखते हैं। हम अभी डिजिटल इंडिया में लीड कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड को हम सहायता देने की बात कर रहे हैं। हमारा कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर स्कीम है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उसे हम दुनिया को अवगत कराए जो भाई कैसे आप करप्शन और लीकेज को रोक सकते हैं। तो कई फ्रंट पर इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि हमारा ग्लोबल स्टेचर बढ़ा है। लेकिन बाहर का जीता हुआ आदमी घर में आकर पिट जाता है, वही हाल हमारा साउथ एशिया में हुआ पड़ा है। हालांकि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चाइना के भी जो नेबर्स हैं
वो उनसे खफा है और अब साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया का नज़ारा देख ही रही है कि चाइना को वहाँ सिंपैथाइजर अब नहीं के बराबर रह गया है, क्योंकि सारे कंट्री से लगभग हॉस्टाइल हो चुके हैं। लेकिन इसमें तो चाइना की गलती है, उसके द्वारा किया गया जो कार्टोग्राफिक एग्रेशन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमने तो हमेशा अपने पड़ोसी के साथ लिबरल पॉलिसी अपनाई है, फिर भी हमारे साउथ एशिया के पड़ोसी अधिकांश हमसे नाराज रहते हैं। अब श्रीलंका बहुत समय तक नाराज रहा, चलिए पिछले साल से हमने संबंध अच्छे किए, हमारी तरफ से भी कुछ गलती हो जाती है। गलती यह है कि अभी कच्चा तीबू का मामला उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमने उठा दिया। अब एक पुराना अध्याय है जो बीत चुका, हमारे दादाजी ने किसी को प्रॉपर्टी बेच दी, अब भूल जाते उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि दादाजी के आखिर पोते होने के नाते लेगेसी तो लेनी पड़ेगी। तो कच्चा तीबू चाइना श्रीलंका में वापस करेगा नहीं, हमें उसके लिए उससे वॉर करना पड़ेगा, तो बेकार हम क्यों संबंध खराब कर रहे हैं उससे। अब बांग्लादेश का है तो बांग्लादेश में चलिए, जब तक शेख हसीना वाजिद है, चाहे इस तरह से हो या उस तरह से हो, हम महफूज हैं। लेकिन कभी हो न कि बेगम खालिदा जिया आए तो फिर वहां हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। भूटान चलिए कुल मिलाकर हमसे फ्रेंडली है, कई बार ऐसा होता है कि हल्के फुल्के रिश्ते खराब होते दिखते नहीं, फिर सुधर जाते हैं। लेकिन नेपाल का तो बड़ा बुरा स्थिति है। जब भी खास के मैं पिछले वीक में ही बता चुका हूं आपको कि दो कम्युनिस्ट पार्टी का अब प्रचंड था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जिस समय केपी शर्मा ओली आए और चाइना की वहां डिप्लोमेसी काम कर गई और उसने एक नए तरह का डिस्प्यूट उठा दिया, तो ये सब समस्या हमारे साथ है। तो हमें 2-3 फ्रंट पर काम करना पड़ेगा। एक तो अच्छा, दूसरी बात है, एक और मुद्दे पर आपको ध्यान दिखाऊं, हम लोग हाई एस्टीम कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ से जो रिवर्स है बाकी नेबरहुड में जाता है, तो वहां पर भी उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी होती है। नेपाल हमेशा बार बार हमको ब्लेम करता है कि भाई हम उसके फ्लड्स के लिए हम रेस्पॉन्सिबल हैं। उसी तरह से बांग्लादेश कहता है कि हमने उसको पानी प्रचुर नहीं दिया, और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए। पाकिस्तान तो हर बार यही चार्ज करता है कि हम उसके मतलब रिवर के डायरेक्शन को ही चेंज कर देते हैं। उल्टा ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना वो हाई स्ट्रीम पर है तो हम हमारे वाटर को डिस्टर्ब करता है। तो हमें म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना होगा। तो एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना होगा, दूसरा क्या है कि हमें पड़ोसियों के, क्योंकि चाइना की तरह हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हम चेकबुक पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहते, लेकिन हाँ उनको हम ह्यूमैनिटेरियन एड देकर उनके यहाँ, जैसे हम नेपाल है तो नेपाल के पास कितना हाइड्रो पावर की पोटेंशियलिटीज है, अगर हम वहां सिद्ध कर दे और वहां पर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करें नेपाल के साथ फ्रेंडली, और नेपाल को इससे सीधे फायदा नजर आएगा, क्योंकि नेपाल में एक महकमा जैसे नेपाली कांग्रेस है वो चाइना के इम्पैक्ट में नहीं है, कुछ ही पार्टियां हैं जो चाइना के इम्पैक्ट में होती है, तो वहां हम संबंध सुधार सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम, जैसे पिछले वीक में हमने कहा था कि अगर हमारे पास अकेला उतना रिसोर्सेस नहीं है तो हम क्वाड के मेंबर्स को भी ला सकते हैं। हम कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को छोड़ दें कि भाई इस क्षेत्र में हम दूसरे को नहीं आने देंगे, ऑस्ट्रेलिया को नहीं आने देंगे, अमेरिका को नहीं आने देंगे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव बढ़ना थोड़ा हद तक ठीक है अपेक्षा की चीन के प्रभाव बढ़ने के। तो मतलब यही सब कुछ मुद्दे हैं, और इस पर मैंने आर्टिकल भी दे दिया और क्वेश्चन भी फॉर्म कर दिया है, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। तो देख लीजिए, आज मंथन में आप लोगों का बहुत टाइम लिया, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, क्योंकि इसको 25-30-40 मिनट में समेटा नहीं जा सकता। मुद्दे होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना पड़ता है। जैसे अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको सेट कर दिया, जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो खुद समझ में आएगा। और प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है मीन्स में कि इंडिया एस्पिरेशंस टू बिकम अ ग्रेट पावर फेसेस अ मेजर रोड ब्लॉक ड्यू टू राइज इन कॉन्फ्लिक्ट with its neighboring countries. In the context of above statement, discuss some of the challenges present in South Asia, suggest measures. तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। फिर ऊपर हमने एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन दे रखा है, उसे भी ट्राई करिए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए। अब ये 7वें मंथन का जो एपिसोड है इसको यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतनी सच्चाई से पढ़ेंगे और आप लोग जरूर बताएंगे कि क्या आपको न्यूज में या करंट में इंटरेस्ट बढ़ रहा है या नहीं। यहाँ हम बेसिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बेसिक तो क्लास में डिस्कस होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम आप अपने दीन और आप इंडिया और वर्ल्ड को अपने साथ चलते देखें। तो ठीक है, इसी के साथ हम सभी लोग आज आपसे विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।